बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में, आपका टीचर अनासर शहजाद। आज चूँकि हम लेक्चर नंबर 6 पे वर्क कर रहे हैं, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट की बात कर चुके हैं और उसके अंदर एक बड़ा ही अहम उसका टास्क वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसको मैंने कहा था कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसी लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज के हमारे लेक्चर के जो आउटकम्स होंगे उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता क्या है। मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स या मुख्तलिफ वर्किंग पर्सनल्स जो हैं वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को किस नज़र से देखते हैं, इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। फिर हम इसका हायरार्किकल, इसका फंक्शनल डिज़ाइन देखेंगे और इसके जो मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के फॉर्मेट्स हैं या टेम्पलेट्स हैं, इसकी वजाहत करेंगे, इसके लेवल्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक ऐसा प्रैक्टिकल फॉर्मेट है, एक टेम्पलेट है, वर्किंग शेड्यूल है जो मैनेजर की कैसे मदद करेगा कि वो सक्सेसफुली, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर सकें। फिर हम बात करेंगे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स के अंदर चूँकि हम अपने होल प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में, टास्क में, सब टास्क में, यानी इनको सब एक्टिविटीज़ में डिकम्पोज करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के माइलस्टोन्स डिसाइड करते हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कोडिंग सिस्टम होता है वो कैसे असाइन करेंगे और उनको कोड्स कैसे जो हैं वो दिए जाते हैं। और लास्ट इशू जो हमारा होगा कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किस किस्म की मालूमात या इंफॉर्मेशन दरकार होती है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को द हार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर हम तमाम जो वर्किंग पैरामीटर्स हैं, जितनी भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जितने रिसोर्सेज यूज़ करने होते हैं, जितनी किस्म के एक्टिविटीज़ या टास्क डिसाइड किए होते हैं या माइलस्टोन्स होते हैं, आपकी वर्किंग टीम के जो टास्क होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों को इस शेड्यूल के अंदर हमने अरेंज करना होता है। तो इस वजह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा उसकी बुनियादी अहमियत होती है और ये एक ऐसा रहनुमा डॉक्यूमेंट होता है कि जिसकी मदद से प्रोजेक्ट मैनेजर को या प्रोजेक्ट टीम मेंबर को एक्टिविटीज़ को समझने में, इसका स्टेटस समझने में और इसकी रिपोर्टिंग करने में बड़ी मदद मिलती है। तो आइए चलते हैं, हम इन इश्यूज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में जब हम प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से पहले हमें प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस की वजाहत करना होती है। तो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के अंदर जो फोर्थ एक्टिविटी है उसको हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। चूँकि इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 6, चूँकि हम अभी ये जो लेक्चर नंबर 6 की एक्सटेंशन है जिसको मैंने लेक्चर नंबर 6A का नाम दिया है, उससे पहले इन चीज़ों पे गुफ्तगू हो चुकी है। तो सिर्फ हम इसमें से जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इसकी वजाहत करेंगे। A work breakdown structure is a document that breaks down all the work which needed to be done। यानी एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जितने भी टास्क या एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इसमें मुख्तलिफ़ टास्क या हिस्सों में तकसीम करना होता है।
जो ज़रूरी हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे पार्ट्स में एक्टिविटीज़ को डिसाइड कर दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए, तो हमें इसके डेफिनेट स्टार्ट और डेफिनेट एंड का पता होगा और फिर इनके दरमियान एक इंटीग्रेशन की जाती है in the project and then assign all the task to the team members। और जब आप वर्क एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे एक्टिविटीज़ या टास्क में तकसीम कर देते हैं तो फिर आपके लिए आसानी होती है कि आप अपनी वर्किंग टीम के अंदर इन एक्टिविटीज़ को, इन टास्क को तकसीम कर दें, उनकी स्किल्स, उनका एक्सपीरियंस, उनका इंटरेस्ट और वर्किंग बैकग्राउंड देखते हुए। प्रोफेशनलिज्म के अंदर क्योंकि एक्सपीरियंस की बुनियादी अहमियत होती है, तो जब आप अपनी टीम में टास्क डिवाइड कर रहे हों तो उनके इंटरेस्ट एरियाज़ को और उनके एक्सपीरियंस फैक्टर को लाजमी मद्देनज़र रखा जाता है। इट लिस्ट द डिलीवरेबल्स दैट नीडेड टू बी कम्प्लीटेड। इसके अंदर उन तमाम चीज़ों की वजाहत होती है जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से या कस्टमर डिमांड के मुताबिक आपने क्रिएट या प्रोड्यूस करनी होती हैं और उनको कस्टमर के हैंड ओवर करना होता है, एंड देयर रिस्पेक्टिव डेडलाइन एज वेल। क्योंकि हमने पहले भी बात की थी, लेक्चर नंबर 5 के अंदर डिटेल में इस चीज़ पे डिस्कस हो चुका है कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि जिसमें टाइम, कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस को मद्देनज़र ना रखा जाए। क्योंकि जब भी एक कस्टमर आपको एक प्रोजेक्ट असाइन करता है तो आपको एक डेडलाइन टाइम पीरियड ज़रूर दिया जाता है कि विद इन दैट कॉन्स्ट्रेंट आपने अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना होता है। यू कैन यूज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। फॉर दिस स्टेप द प्रोसेस टू असाइन एंड प्रायोरिटाइज टास्क। और फिर आपने जब एक्टिविटीज़ को या टास्क को डिसाइड कर देना है, जैसा कि हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं कि जब टास्क डिसाइड कर लिए जाते हैं तो देन उनकी एक तरतीब यानी सीक्वेंसिंग की जाती है और हर टास्क को उसकी अहमियत या प्रोसेस के अंदर उसके रोल को मद्देनज़र रखते हुए सीक्वेंस या तरतीब में लाया जाता है। और बाज़ टास्क ऐसे भी होते हैं जो तरतीब के हवाले से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, विच विल मेक इट ईजियर टू ट्रैक द एंटायर प्रोग्रेस। और इसकी वजह से फिर हमें उस प्रोसेस को, उन एक्टिविटीज़ को, उन डिकम्पोज्ड टास्क को समझना आसान हो जाता है ऑफ द प्रोजेक्ट एंड अवॉइड एनी अननेसेसरी बॉटलनेक्स। और जो गैर ज़रूरी रुकावटें आ सकती हैं, उसके अंदर मसाइल आ सकते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर, उनसे बचा जा सकता है। तो शेड्यूलिंग का प्रोसेस जो है बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं या बॉटलनेक्स होती हैं उनको कंट्रोल करना या उनको रिमूव करने का ही नाम है। इससे ईज़ ऑफ वर्क क्रिएट होती है जो प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट टीम के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। ये मैं आपके सामने एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर रख रहा हूँ, वेरी सिंपल, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। ये एक वही एग्जांपल है जो कि हम लेक्चर नंबर 2 से लेके चल रहे हैं कि जब हम अपने घर को, ये वेरी सिंपल और प्रोजेक्ट है जो कि स्टूडेंट की समझ में आने वाला है, आसान है, कि जिसके अंदर सबसे पहले जब हम अपने घर को या किसी ऑफिस को कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो पहले हम इनके मेन टास्क डिसाइड करेंगे। जैसा कि इसके अंदर मैंने ब्लू कलर के ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं और इनकी नंबरिंग की हुई है और हर जो फेज़ है या उसका मेन टास्क है उसको मैंने एक नंबर दिया हुआ है। जैसा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के अंदर फर्स्ट टास्क हो सकता है डिज़ाइनिंग का या डिज़ाइन बनाने का, सेकंड टास्क हो सकता है प्रोक्योरमेंट यानी वो तमाम रिक्वायर्ड मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी हो सकता है उसको परचेज़ करेंगे। तीसरा जो हमारा मेन फेज़ है वो कंस्ट्रक्शन का है, यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी जब स्टार्ट हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट फेजेस हो रहे होंगे। नंबर 4 पे हम इंस्पेक्शन के फ़ेज़ को रखते हैं। ये मेन टास्क है कि जिसमें जब जैसे जैसे काम पीरियड वाइज या प्रोसेस वाइज मुकम्मल होता चला जाएगा तो हम उसकी इंस्पेक्शन करते चले जाएंगे, जिससे हमें ये पता चलता है आया कि काम सही हो रहा है या नहीं, और आखिर पे टर्नओवर होगा यानी जो प्रोजेक्ट आपने जिसके लिए मुकम्मल किया है। अब ये चीज़ हम पहले भी लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट या तो ऑर्गेनाइजेशंस या प्रोजेक्ट टीम्स अपने लिए परफॉर्म करती हैं या फिर कस्टमर के लिए परफॉर्म करती हैं। अगर तो ये कस्टमर के लिए हो तो फिर इससे आपको टर्नओवर होती है यानी सेल किया जाता है, इसकी एक प्राइस तय की जाती है कस्टमर के साथ कि हम इस कॉस्ट पे या इन पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे। तो बेसिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर हम अपने होल प्रोजेक्ट को
मेन टास्क या मेन एक्टिविटीज़ में तकसीम कर देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कि किसी एक फ़ेज़ या किसी एक टास्क को मुकम्मल करने के लिए आपको सब टास्क भी बनाने पड़ सकते हैं, जैसा कि इसके अंदर भी है कि डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर 2 सब टास्क मौजूद हैं, जैसे मैंने लिखा उसको। और चूँकि ये डिज़ाइन फ़ेज़ का ही एक सब टास्क है, तो इसके कोड से ही रेलेवेंट यानी 1.1 मैंने इसको नंबर दिया है, यानी परमिट्स, इजाज़त लेना। और 1.2 है ड्राइंग्स, यानी उसका ड्राइंग यानी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर तैयार करना, जिसके लिए 3D टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। नंबर 2, प्रोक्योरमेंट के अंदर भी अगर आप देखते हैं, तो इसके अंदर भी सब टास्क यानी इस मेन एक्टिविटी या टास्क को डीकम्पोज किया हुआ है 3 सब एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसके अंदर 1.1 इलेक्ट्रिकल है, 2.2 प्लम्बिंग है, 2.3 HVAC है। यानी ये एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एस्पेक्ट होता है, जिसको लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखा जाता है। इसी तरह थर्ड फेज़ को देखें, अगर ये हमारी थर्ड मेन एक्टिविटी है, यानी कंस्ट्रक्शन को भी डीकम्पोज किया हुआ है 2 सब टास्क के अंदर। और जो इनका मजमूई टाइम होगा इन 2 सब टास्क का, वही टाइम इस मेन फेज़ यानी कंस्ट्रक्शन का टोटल टाइम हो सकता है। इसको भी जो कोडिंग की हुई है, चूँकि ये थर्ड जो फेज़ है इसी की सब एक्टिविटी है, तो इसका ये 3.1 इंटीरियर है और 3.2 को एक्सटीरियर, यानी 2 चीज़ों को यहाँ पे लाजमी तौर पे मेंशन किया गया है। और इसी तरह जब हम फोर्थ मेन फेज़ की बात करते हैं, तो इसको भी 2 सब एक्टिविटी में तकसीम किया हुआ है। 4.1 यानी मेसनरी वर्क, ये जो मिस्त्रियों के काम होते हैं, जो फिज़िकली चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड 4.2 बिल्डिंग फिनिशेस, और बिल्डिंग जब मुकम्मल होती है तो उसके बाद इसकी इंस्पेक्शन स्टार्ट होती है। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ पैरामीटर्स को टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, और उनकी क्वालिटी को बेंच मार्किंग क्राइटेरिया से मैच करते हुए डिसाइड किया जाता है कि आया हमने वो जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए हैं या नहीं किए। और लास्ट है टर्नओवर, जिसके अंदर इसको भी 2 सब टास्क में तकसीम किया है। 5.1 यानी वॉक थ्रू, यानी सबको चल फिर के जायज़ा लेना, चेक करना, और क्लोजिंग, और प्रोजेक्ट को क्लोज़ करके जो कस्टमर है आपका या जो पार्टी जिसने आपसे ये प्रोजेक्ट बनवाया है उसके हैंड ओवर किया जाता है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है कि प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में जो फोर्थ स्टेज होती है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, वो क्यों बनाया जाता है, और इन सिंपल वर्ड्स या किसी एक टिपिकल एग्जांपल को सामने रखते हुए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे बनता है। प्रोसेस, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को बनाने का अमल जो है वो कैसे है, यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जब क्रिएट किया जाता है तो सबसे पहले हमें कुछ टूल्स या टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, जिनको हम बरोकार लाते हुए इस्तेमाल करते हुए हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले होगा TWBS, यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टेक्निकली टेक्निक्स फॉर डिस्क्राइबिंग ऑल वर्क इन ए प्रोजेक्ट। यानी सबसे पहले आपके अंदर ये अहलियत होनी चाहिए कि उन चीज़ों की निशानदही कर सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें जो एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए आपको वर्किंग प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। और उनकी अगर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेक्निकलिटीज़ होंगी तो उनकी भी वजाहत की जाती है। पर्ट, प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ये प्रोसेस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक टेक्निक होती है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट की डायग्राम्स बना रहे होते हैं और उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अ वेल एंड एंट्रेंच्ड टेक्निक फॉर शेड्यूलिंग, जब आप वर्किंग शेड्यूल बना रहे हों कि जिसमें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को उनकी नेचर और उनकी नौइयत के मुताबिक अरेंज किया जाता है, तो उस वक़्त पर्ट टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जो आपके काम को फैसिलिटेट करते हैं। CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, यूज्ड विद पर्ट, यानी इसको पर्ट के साथ ही मिला के इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन प्रॉब्लम्स इन शेड्यूलिंग, यानी शेड्यूलिंग के अंदर जो मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात थ्योरेटिकली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, तो क्रिटिकल पाथ मेथड के तहत 2 किस्म की डायग्राम बनाई जाती हैं जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को एक पेज के ऊपर या एक शीट के ऊपर शो करते हैं, और प्रोजेक्ट के फ़्लो को मुख्तलिफ़ किस्म के जो नॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं,
और उसको इस्तेमाल करते हुए ड्रॉ किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी किस नंबर पे है, कौन सी एक्टिविटी किसको फॉलो कर रही है, उसका कंप्लीशन टाइम पीरियड ड्यूरेशन क्या है। यानी तमाम एंगल से उसको उस पर ड्रॉ कर दिया जाता है। और आखिरी होता है गैंट चार्ट्स। गैंट चार्ट हाथ से तो नहीं बनते, इसके लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ते हैं कि ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जो कि कंप्यूटर पे मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर पे तैयार करते हैं। वैसे गैंट चार्ट को एक्सेल या एमएस वर्ड्स पे भी तैयार किया जा सकता है। द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज़ ए हायरार्किकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क। इसमें चीज़ों की तरतीब के हवाले से एक तफसील मौजूद होती है कि कौन सी एक्टिविटी किस नंबर पे होगी और कौन सी एक्टिविटी प्रीडिसेसर होगी और कौन सी एक्टिविटी फॉलोइंग होगी। दैट मस्ट बी डन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसके तहत आप टोटल प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का टाइम पीरियड मालूम करते हैं एज डिफाइंड इन द प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट। द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टर्म्स एक्टिविटी, यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं उसमें सबसे पहले तो हम कहते हैं एक्टिविटी। एन एक्टिविटी इज़ सिंपली अ चंक ऑफ वर्क, यानी एक एक्टिविटी कुछ कामों का एक मजमुआ होता है जिसमें तमाम काम एक दूसरे से रेलिवेंट होते हैं या ए लाइक होते हैं। टास्क, अ टास्क इज़ अ स्मॉलर चंक ऑफ वर्क, यानी एक्टिविटी के अंदर जो एक एक्टिविटी को मुकम्मल करने के लिए छोटे छोटे कामों के पुर्जे या हिस्से या कंटेंट्स बनाए जाते हैं उनको टास्क का नाम दिया जाता है। यानी सब पार्ट ऑफ एक्टिविटी इज़ कॉल्ड ए टास्क। नंबर 3, माइलस्टोन, अ टास्क ऑफ ज़ीरो ड्यूरेशन, यानी ऐसा टास्क जिसको फौरी परफॉर्म करना हो और उसकी टाइम ड्यूरेशन कोई सच आपको ज़्यादा टाइम ना दिया जाए। यूजुअली एन एक्सटर्नल इवेंट, अमूमी तौर पे ये प्रोजेक्ट से बाहर का इवेंट होता है जिसको फैसिलिटेट करने के लिए, प्रोजेक्ट को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैन बी यूज्ड टू मार्क कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी आर फेज, इसको इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने कोई सर्टेन टास्क मुकम्मल कर लिया है या कोई टास्क हम इतने टाइम पीरियड के अंदर मुकम्मल करने जा रहे हैं। हायरार्किकल बैकग्राउंड या ब्रेक डाउन ऑफ द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, यानी जब हम वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं तो टेक्निकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस स्ट्रक्चर को लेवल वाइज कुछ लेवल्स में तकसीम करना होता है। अगर ये डायग्राम को आप कंसिडर करें तो इसमें मैंने ये जो फर्स्ट कॉलम बनाया है इसके ऊपर हेडिंग दी है लेवल, और वन लेवल पे हायरार्किकल ब्रेकडाउन के अंदर मैंने प्रोजेक्ट को बताया है कि कंप्लीट प्रोजेक्ट क्या है, यानी इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। फर्स्ट फेज़ के अंदर प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड बताना है, इसकी वजह बयान करनी है और इसका रैशनल बयान करना है कि ये प्रोजेक्ट है क्या, हम क्यों करने जा रहे हैं। नंबर 2 लेवल पे हम इसके डिलीवरेबल्स को रखेंगे, यानी वो चीज़ें जो फिज़िकली अटेन हो सकती हैं, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की एसेंस हो सकती हैं। स्टूडेंट्स ये चीज़ समझने की है, जहन नशीन कर लेने की है कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, सर्विसेज बेस्ड भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने उन चीज़ों की निशानदेही करनी है कि जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए फ़िज़िकली नज़र आना ज़रूरी होते हैं, इनको हम डिलीवरेबल्स का नाम देते हैं। मेजर डिलीवरेबल्स जो हैं हमने बयान करने, मसलन एक अगर हमने घर बनाना है तो उस घर का नक्शा क्या होगा और उसमें मेन रूम्स कितने होंगे। नंबर 3 लेवल पे हम सब डिलीवरेबल्स, यानी ये इसी की एक्सटेंशन होती है, डिलीवरेबल्स को मज़ीद डिटेल में बयान करने के लिए हम उसके सब डिलीवरेबल्स बनाते हैं। क्योंकि बाज़ एक्टिविटी, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड पे बयान किया कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कितनी किस्म के टास्क पे मुश्तमिल होती हैं, तो डिलीवरेबल्स के जो सब डिलीवरेबल्स होते हैं वो उनके सब कंपोनेंट्स होते हैं कि जिनको जोड़ के आप चीज़ों की वजाहत कर सकते हैं। ये सपोर्टिंग डिलीवरेबल्स होती हैं। नंबर 4 लेवल पे लोएस्ट सब डिलीवरेबल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने अब एक तरतीब लगानी है, प्रायोरिटाइज़ करना है कि किन चीज़ों को फर्स्ट पोजीशन पे हमने अटेन करना है और किन चीज़ों को आपने प्रायोरिटी वाइज सेकंड प्रायोरिटी देनी है। और इसी तरह जो ए लाइक डिलीवरेबल्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया जाता है ताकि काम की रेपिटेशन ना हो सके या काम के अंदर किसी किस्म की कम्प्लेक्सिटी पूरी या क्रिएट ना हो सके।
नंबर 5th लेवल पे, और इसके अंदर 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कॉस्ट अकाउंट, जैसा कि हमने पहले या लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी डिस्कस किया कि हम जब फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं एक प्रोजेक्ट की, तो उसकी कॉस्ट एस्टिमेट लगाते हैं कि जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के मराहल से गुजरेंगे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए, तो उसके ऊपर पोटेंशियल पॉसिबल कॉस्ट क्या आ सकती है हर एंगल से, हर टास्क की कॉस्ट क्या होगी, और अगर आप उसके सब कंपोनेंट्स बनाते हैं तो उनकी इंडिविजुअली कॉस्ट क्या हो सकती है। और लास्ट होता है हमारे पास लेवल वर्क पैकेज। अब वर्क पैकेज के अंदर आइडेंटिफाएबल वर्क एक्टिविटीज़, सबसे पहले तो हम उन मेन फेजेस या एक्टिविटीज़ की वजाहत करते हैं कि जिनको अटेन किया जा सकता है या जो बज़ाहिर किसी भी प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए, बताने के लिए, वजाहत के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके साथ लेके चल रहा हूँ, टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, तो उसके अंदर मेन एक्टिविटीज़ आपकी क्या हैं, जैसा कि ज़मीन को परचेज़ करना, आर्किटेक्चर के साथ मामलात को डील करना, ज़मीन को यानी मटेरियल अरेंजमेंट करना, कंस्ट्रक्टर के साथ डील करना, कंस्ट्रक्ट करना, फिर उसकी इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन के बाद उसकी टर्नओवर देना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कुछ 6-7 मेन एक्टिविटी हो गई, और ये पॉसिबल है कि ईच एक्टिविटी के अंदर उन कामों को, उन फेजेस को मुकम्मल करने के लिए आपको मज़ीद सब एक्टिविटीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन चूँकि वो एक ही फ़ेज़ या एक ही टास्क से रिलेट कर रही होती हैं, तो इनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है। तो यानी ये वो तमाम हदायत हैं कि जिनको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को बनाते हुए आपने जहन में रखना है, और ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो तमाम टेक्निकलिटीज़ की वजाहत करता है। ये तमाम रहनुमा उसूल हैं जो कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हुए, बनाते हुए आपने जहन में रखने हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना हुआ रख रहा हूँ। नॉर्मली आपको ये बताने का मकसद ये है, ये एक अनदर वे है ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर को बनाने का। इसके अंदर मेजरली हम 3 कॉलम बना रहे हैं। लेवल 1 जो है, इसमें हम उस मेन प्रोजेक्ट के नेम को लिख रहे हैं जो स्पेसिफ़िकली हमें किसी कस्टमर के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म करना है। फिर इस प्रोजेक्ट के हमने जो मेन, जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको बताया था कि जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं तो हम उस प्रोजेक्ट को मेजरली 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं, और वो 5 हिस्से क्या होते हैं। फर्स्ट स्टेज इसकी इनिशिएशन होती है, यानी स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेज इसकी प्लानिंग होती है। थर्ड स्टेज इसकी एग्जीक्यूशन होती है। फोर्थ स्टेज इसकी कंट्रोल है, और फिफ्थ और लास्ट स्टेज एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्लोज आउट होता है, यानी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके प्रोजेक्ट कस्टमर की हैंड ओवर कर देना। अब अगर हम लेवल 1 को कोड वाइज 1 कोड देते हैं, ये 1 कोड हम एक प्रोजेक्ट को उस वक्त दे सकते हैं जब हमारे मल्टी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हों, मुख्तलिफ नौइयत के हों, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के कोड्स डिज़ाइन करते हैं। तो अब ये इसके साथ ही रिलेट कर रहा है, 1.1 हो गया। और इसी से रिलेट करते हुए लेवल 3 की जो सब टास्क की एक्टिविटीज़ हैं उनको इसी से रिलेट कर दिया, यानी 1.1। और चूंकि ये इसी की सब एक्टिविटीज़ हैं तो 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3। तो इस तरह से जितनी भी एक एक फेज़ या टास्क से रिलेट करती हुई सब एक्टिविटीज़ या सब टास्क मौजूद हैं, उनकी हमने यहाँ पे कोडिंग कर दी। तो हर फेज़ से रेलिवेंट हमें यहाँ पे देखने में नज़र आ रहा है कि 4, 5, 6 और इवन के जो आपकी थर्ड स्टेज एग्जीक्यूशन की है, जिसके अंदर प्रैक्टिकली वर्क परफॉर्म होता है, उसकी तकरीबन 8 से 10 सब एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। तो इसको बनाने का या बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर फेज़ या हर टास्क की सब एक्टिविटीज़ एक जितनी ही हो, ये डिफरेंट भी हो सकती है, ये चेंजिंग भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी तादाद सब एक्टिविटीज़ की सेम होगी। जब भी हमने किसी भी मेन टास्क या एक्टिविटी की सब एक्टिविटीज़ को डिसाइड करना है, तो उसके नेचर ऑफ वर्क को देखना होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखना होगा और उसके मेरिट को देखना होगा। तो फिर हम बता सकते हैं कि इसको सपोर्ट करने के लिए सब एक्टिविटीज़ कितनी हो सकती हैं। इसी तरह कंट्रोल स्टेज है, इसी की भी 4 एक्टिविटीज़ सब एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। और इसी तरह जो फाइनल स्टेज है, इसकी भी एक्टिविटीज़ जो है सब एक्टिविटी डिसाइड की हुई हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, अगर हम लेवल 3 को इन डिटेल देखें
तो प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेके और प्रोजेक्ट के फाइनल होने तक, उसके डॉक्यूमेंट्स यानी रिपोर्ट तैयार करने तक हमें ऑलमोस्ट नज़र आ रहा है कोई 28 या 30 मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना पड़ा। जैसा कि लेक्चर नंबर 2 एंड 3 में मैंने डिसाइड किया था, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि जब हम अपने ऑफिस को रेनोवेट कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमने अपनी एक्टिविटीज़ को तकरीबन 28 एज अ होल सब टास्क के अंदर डिवाइड किया था। अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पांचों फेजेस या पांचों स्टेजेस को मद्देनज़र रखें तो ये एक तरीक़ेकार है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को बनाने का, रिपोर्ट करने का, जिसकी वजह से आप चीज़ों को मेन फेजेस से रिलेट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को कोड वाइज मेंशन कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और अपने कस्टमर के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। नेक्स्ट इशू बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कि जब हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर की किस तरह से मदद करते हैं कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से चला सकें, उसको मैनेज कर सकें और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपनी एक्टिविटीज़ मुकम्मल कर सकें। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, हाउ WBS हेल्प द प्रोजेक्ट मैनेजर। WBS फैसिलिटेट्स एवेल्यूएशन ऑफ कॉस्ट। हमें ये देख के अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी, टाइम इस प्रोजेक्ट पे कितना लगेगा, एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस, जिसको कि हमने माइलस्टोन का नाम दिया था, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए प्रोजेक्ट। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट से रेलिवेंट कितनी कॉस्ट रिक्वायर होती है, कितना टोटल टाइम पीरियड रिक्वायर होगा और आपकी जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है वो कैसी होनी चाहिए, वर्किंग पर्सोनल्स आपको किस स्किल लेवल के चाहिए और उनका इंटेग्रल लेवल क्या होगा। नंबर 2, प्रोवाइड अ मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट टू ईच ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। यानी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली हम देखते हैं कि 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। तो हमने हर लेवल के मतलब ये बताना है कि वो किस किस्म की मालूमात दरकार हैं, हर लेवल क्या कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। नंबर 3, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। यानी जब आप एक प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको ये समझना भी आसान हो जाता है कि अगर हम अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर बनाना चाहें या ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो उसको उसके मुताबिक तरतीब दिया जा सकता है। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करती हैं, जैसे ऑडिट फर्म्स होती हैं, मार्केटिंग फर्म्स होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होते हैं वो इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं। विच असाइन प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स एंड इंडिविजुअल्स। और इसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ की वजाहत करने में मदद मिलती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट वर्किंग यूनिट्स हैं वो क्या क्या वर्क परफॉर्म करेंगे और उनके अंदर काम करने वाले जितने भी पर्सोनल्स मौजूद हैं उन सब की एक्टिविटी या वर्किंग्स कैसी होंगी और क्या होंगी। नंबर 4, WBS हेल्प्स मैनेज प्लान। ये मदद करता है आपकी मनसूबा बंदी को मुकम्मल करने में, उसको एग्जीक्यूट करने पे, उसके शेड्यूल बनाने में और बजट को एक ख़ास हद तक कैरी करने में। चूँकि बजटिंग का इशू ऐसा होता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट ओवर बजट हो जाए यानी एक्सपेंस वाइज उस पर ज़्यादा ख़र्चा आ जाए तो वो फिर बजाय फ़ायदा देने के नुकसानदेह भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं BRT पेशावर का जो प्रोजेक्ट है वो इसकी एक ज़िंदा मिसाल है कि इसके प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया, इनएफिशिएंट लोगों के हवाले कर दिया गया तो वो अभी तक मुकम्मल होने में नहीं आ रहा। डिफाइंस कम्युनिकेशन चैनल्स एंड असिस्ट इन कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस प्रोजेक्ट एलिमेंट्स। यानी इसमें फिर कम्युनिकेशन के निज़ाम को भी थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इस चीज़ की वजाहत भी करेगा कि हमने जो डिफरेंट नौइयत के काम करने हैं उनको कैसे कम्युनिकेट करना है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं वो मालूमात का तबादला कैसे करते हैं और किस किस्म की मालूमात जो हैं वो हम पहुँचाई जा सकती हैं। ये मैं आपके सामने एक जो कंप्यूटराइज्ड या सॉफ्टवेयर व्यू रख रहा हूँ कि जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसको जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर ओपन करते हैं तो इस किस्म की विंडो आपको देखने में मिलेगी, जिसमें ये जस्ट लाइक एक्सेल ही आपके सामने होता है कि ये एक टेम्पलेट मैंने दिया हुआ है। और चूँकि ये एक ओल्डर वर्जन है, अब तो मार्केट में 2019 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो वर्जन भी आ चुका है, जो अमूमी तौर पे आपको 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा,
ग्रीन एंड वाइट। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम एक्टिविटी के नंबर दे देते हैं। यहाँ पे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पेसिफिक जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको जो टास्क दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ भी रहे हैं। जैसे 1 है वो प्रोजेक्ट है, इसकी फर्स्ट स्टेज जो है वो मैनेजमेंट है, 1.2 जो है ये एनवायरनमेंट है, 1.3, 1.4। अब 1.4 को फर्दर आगे सब एक्टिविटीज़ या सब टास्क के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। 1.4.1, 1.4.2, 1.4.2.1, यानी अगर ये इसका सब टास्क है डिज़ाइन का, तो इसको भी फर्दर सब टास्क के अंदर डिसाइड या डिवाइड किया जा सकता है अगर आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो। तो इस तरह से आप जब एक सॉफ्टवेयर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं, तो आपकी विंडो या आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस किस्म की विंडो अपीयर होती है। और चूँकि आने वाले लेक्चर के अंदर हम इन टेक्निकलिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि जब आप सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे होंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू टैकल एंड हैंडल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस्ड बाय एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट 2016 वर्जन। तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। कोडिंग द WBS फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ये चूँकि हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू पहले हो चुकी है कि जब हम एक प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं तो उसको मुकम्मल करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको मेन फेजेस के अंदर तकसीम कर देते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि आज के लेक्चर के शुरू में ही मैंने एक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दिया था। हमने उसके लिए मेन फेजेस 5 बनाए थे, फिर हर फेज़ को 2-2, 3-3 या 4-4 सब टास्क के अंदर डिवाइड किया था। तो उनको मैंने स्पेसिफिक टास्क दिए थे। जैसे हम प्रोजेक्ट को अगर एक टास्क दे देते हैं तो प्रोजेक्ट के मेन फेजेस को फर्दर सब डिवाइड करेंगे, यानी 1.1, 1.2, 1.3। और अगर किसी एक मेन फेज से रेलिवेंट सब एक्टिविटीज़ या सब टास्क मौजूद होंगे तो उनको भी इसी एंगल से हम यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। तो WBS कोडिंग सिस्टम डिफ़ाइन किस चीज़ की वजाहत करता है? लेवल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कितने लेवल पे होगा। मैंने आज के लेक्चर में ही आपके साथ डिस्कस किया था कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के नॉर्मली 5 लेवल्स होते हैं, जिसको बनाते हुए हमने लाजमी तौर पे मेंटेन करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स का पता चल जाता है कि यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कौन कौन से हिस्से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में। नंबर 3 वर्क पैकेजेस, ये डिसाइड कर दिया जाता है कि कौन कौन से पर्सोनल किस किस लेवल पे या किस टास्क को परफॉर्म करेंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल क्या होगा और गिवन टाइम पीरियड क्या होगा। बजट एंड द कॉस्ट इंफॉर्मेशन, इसको भी प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलाउज रिपोर्ट टू बी कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट कहते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करके एक फ़ाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाना और डिसाइड करना अपनी रिपोर्ट के रिपोर्ट देते हुए कि आया ये चीज़ बेहतरीन है या नहीं है एट एनी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने रखी हुई है कि यानी मेन प्रोजेक्ट है, उसको हमने कोड दे दिया एक, उसके 3 जो है मेन फेजेस बना दिए हैं, जिसको 1.1, 1.2, 1.3 का नाम दे दिया। और हर फेज़ से, जैसा कि स्लाइड नंबर 3 आज मैंने स्टार्टिंग में ही जब आपके सामने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बयान किया, तो वहाँ पे भी इस किस्म के कोड जनरेट किए हुए थे। तो कोडिंग सिस्टम जो है ये किसी भी फेज़ की या उससे रिलेट करती हुई सब एक्टिविटीज़ की आइडेंटिटी को बरकरार रखने में मदद देता है और आपको भी इसके आइडेंटिफिकेशन जो है वो करने में आसानी होती है। कोडिंग द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, चूँकि इसकी हम वजाहत पहले ही कर चुके हैं, ये जस्ट मैंने एक और व्यू दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस किस्म की विंडो अपीयर होती है, जिसके अंदर पहले तो ये टास्क होते हैं, फिर इनके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के लिहाज से जो हमने कोडिंग की होती है वो इसको मेंशन किया जाता है। फिर यहाँ पे उन एक्टिविटीज़ की या सब एक्टिविटीज़ की वजाहत या डिस्क्रिप्शन होती है जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर करना लाजमी ख्याल किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो है ये बड़ी ही अहम चीज़ है, जिसके अंदर इस चीज़ का तयन किया जाता है कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट टास्क, यानी जो लोग एक प्रोजेक्ट के साथ एंगेज होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुतय्यन करना होता है। एरिया
ऑफ ऑथराइजेशन बतानी होती है, टाइम ड्यूरेशन बतानी होती है और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को डिस्कस करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स ऑल्सो कॉल्ड ए लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट, इसको हम लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट भी कहते हैं, कि जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे, चूँकि वो रिलेट एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से ही कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको लीनियर रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं। समराइजेज द टास्क टू बी अकम्पलिश्ड, इसके अंदर उन तमाम एक्टिविटीज़ या टास्क की समरी मौजूद होती है। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ऑन द प्रोजेक्ट, और इसमें इस चीज़ की वजाहत भी होगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तयन भी होता है और उनसे जिन जिन चीज़ों की पूछ गुछ होगी और आइडेंटिफिकेशन कर दी जाती है कि जो लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर एंगेज होते हैं। लिस्ट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेंट्स, ये जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें वजाहत होती है कि एक्टिविटीज़ क्या हैं और कौन कौन लोग उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। क्लैरिफाइज क्रिटिकल इंटरफेसेस बिटवीन यूनिट्स एंड इंडिविजुअल्स दैट नीड कोऑर्डिनेशन, यानी इसके अंदर तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ वजाहत करना ज़रूरी होती है कि कौन सी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन लोग हैं। आया कि जो काम करने वाले लोग हैं वही रिपोर्टिंग के ज़िम्मेदार हैं या रिपोर्टिंग के लिए कुछ और लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है। प्रोवाइड एन मीन फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स टू व्यू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एग्री ऑन देयर असाइनमेंट्स। अब इसके अंदर तमाम चीज़ों की वजाहत होती है। अगर एक प्रोजेक्ट टीम आपके साथ एंगेज है और उनको काम की समझ नहीं है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो एक डेमो देगा और उनको बताएगा कि आपकी ये एक्टिविटीज़ होंगी, आपने इसको इस तरह से पूरा करना है। और साथ में जो कंस्ट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट और बजट और टाइम पीरियड भी मेंशन कर दिया जाता है। क्लैरिफाइज द एक्सटेंट और टाइप ऑफ अथॉरिटी, इसके अंदर ये भी वजाहत कर दी जाती है कि जो लोग एक रिस्पॉन्सिबल के तौर पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल क्या होगा, किन किन कामों को करने की इनको इजाज़त होती है और कौन से काम ऐसे हैं जो वो नहीं कर सकते। कैन बी एक्सरसाइज बाय ईच पार्टिसिपेंट, चूँकि हर जो टीम मेंबर होता है प्रोजेक्ट पे काम करने वाला, उसकी सर्टन या स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको वो जो रूल्ड आउट नहीं कर सकते। ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल में शेप रख रहा हूँ कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाया जाता है, सबसे पहले जब जैसा कि हमें पता है कि ग्राफ बनाते हुए हम कुछ चीज़ों के जो स्केल्स हैं वो तरतीब देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, यानी ये जो एक मैट्रिक्स चार्ट आपके सामने बना हुआ है, इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे ब्लॉक्स के अंदर आपको 4 वर्ड या 4 डिजिट्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं। जैसा कि आर लिखा हुआ है, ये रिस्पॉन्सिबल के लिए होता है, ए अकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, सी कंसल्टेड के लिए इस्तेमाल होता है और आई इन्फॉर्म्ड के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या करना है, अपना जो प्रोजेक्ट जिसको कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर या टास्क के अंदर तकसीम किया होता है, उनको यहाँ पे पहले कॉलम में वर्टिकली आप अरेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर हमने बताना होता है कि जैसा कि पहली एक्टिविटी में बयान करता हूँ कि क्रिएट शेड्यूल। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी, जैसे ये आई यानी इसका सिर्फ कोड नेम देना है, इन्फॉर्म्ड का कोड है आई। तो यहाँ पे आपने बताना होता है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर हमने इन 4 वर्ड को ही मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल करना। और इसका मतलब ये हुआ कि एक जो इसमें वर्ड है वो डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ होगा, जहाँ जहाँ पे इनकी ज़रूरत महसूस हुई होगी, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक शॉर्ट हैंड टेक्निक है जिसमें होल सिनेरियो को एक डायग्राम या चार्ट के ऊपर शो कर दिया जाता है या वर्किंग टेबल बनाया जाता है। इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। लास्ट आज के लेक्चर का हमारा जो इशू है कि जैसे कि मैंने लेक्चर की इंट्रो में आपको बताया था कि जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हमें कुछ लाजमी दरकार मालूमात होती हैं और वो किस किस्म की हो सकती हैं। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने से पहले प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट देखते हैं कि आया कि अभी इस पे काम स्टार्ट हुआ है, या अगर आपको चार्ज मिला है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोजेक्ट तो फिर आप उसकी स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं कि आपको पता चले कि कितना काम अभी तक मुकम्मल हो चुका है, जो डिलेज़ आए हैं, जो रोड ब्लॉक्स आए हैं वो क्या हैं, और मज़ीद कितना टाइम चाहिए होगा इसको मुकम्मल करने के लिए।
फिर हम देखेंगे कि डिलीवरेबल इश्यूज़ क्या हैं, आया कि जिन चीज़ों को हमने डिलीवरेबल्स बनाया है वो वाकई एक्सेप्टेबल हैं, कस्टमर ने इसको कबूल कर लिया है या वो अटेन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नंबर 3, चेंजेस इन स्कोप। अगर हम प्रोजेक्ट, चूँकि नया मैनेजर जब आता है तो प्रोजेक्ट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तो हम इसके अंदर चूँकि जो एक ब्लूप्रिंट पहले बन चुका होता है प्रोजेक्ट प्लान का, उसको पढ़ते हैं और अगर आप महसूस करते हैं कि उसके अंदर कोई तब्दीली करनी है तो स्कोप को चेंज भी किया जा सकता है, और अगर कोई चेंजेस हुई होती हैं तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर क्या हो सकता है, इसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 4 इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है, टीम स्टेटस मीटिंग, कि जो एक प्रोजेक्ट पे एक टीम काम कर रही होती है उनके कितने मीटिंग सेशन हुए हैं और उसके अंदर क्या प्रोसीडिंग हुई है, किन चीज़ों को डिस्कस किया गया है और उन मीटिंग्स के इनेकाद का मकसद क्या था। गेटिंग डिसीजंस, अब जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले लिए गए हैं उन फ़ैसलों यानी कुछ चीज़ों को रिवर्स किया गया होगा, कुछ चीज़ों को अप्लाई किया गया होगा, तो उस तमाम की डिटेल आपको चाहिए होगी, क्योंकि जब आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बाद इसका शेड्यूल तरतीब देना है तो इन तमाम चीज़ों को, फ़ैसलों को उसके अंदर रिफ़्लेक्ट करना होता है। एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट चेंजेस, अगर आपने कोई चीज़ ऐसी की है जो आपके कस्टमर की तरफ से आई है या आपके पीयर की तरफ से आई है तो उसकी भी डिटेल देना लाजमी होती है। एक्शन आइटम्स, कौन सी ऐसी मेन चीज़ें, जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि हम जब एक प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं तो उसको मेन एक्टिविटी या फेजेस के अंदर तकसीम करते हैं, तो ये उन्हीं की है कि जिन जिन चीज़ों पे आपने काम करना होता है उसकी एक डिटेल या शेड्यूल बनाना लाजमी होता है। इसी तरह लास्ट है जो हमारे पास, जो हमें मालूमात चाहिए होती है, वो माइलस्टोन रिपोर्ट, कि हमने माइलस्टोन कैसे बनाए हैं। नॉर्मली तो माइलस्टोन की डेफिनेशन ये है कि ऐसा टास्क या एक्टिविटी विद द ज़ीरो टाइम ड्यूरेशन, यानी ऐसे काम जिनको फौरी करना होता है, जिनको डिले करने से आपकी प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल हेल्थ है या ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं, ये तो इतनी कंसिडरेबल नहीं हैं, लेकिन चूँकि मैंने इस चीज़ की वजाहत कर दी कि जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें इसको स्टार्ट करने से लेके और मुकम्मल करने तक कितनी किस्म की मालूमात दरकार होती हैं, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6A मुकम्मल हुआ। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।